वेलकम बैक। इससे जस्ट पहले हमने देख रखा है एनसीईआरटी के 4.7 हम कंप्लीट कर चुके हैं और वहाँ पे जो हमने सीखा है कि किसी जो 2 डायमेंशन में यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसका पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सलेशन, इंस्टेंटेनियस, एवरेज सभी चीज़ कैसे निकालेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ था कि पाथ के टेंजेंट के अलॉन्ग में उसका वेलोसिटी आता है और एक्सलेशन जो होता है, वेलोसिटी और एक्सलेशन के बीच में कोई भी ये एंगल हो सकता है। ठीक है, उसे डील करेंगे कैसे, वो वेक्टर फॉर्मेट में वो देख लिया था। अब हमें मोशन आज जो हमें पढ़ना है वो 4.8 पढ़ना है। 4.8 में क्या है, मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सलेशन। आपको याद होगा कि ये आप स्ट्रेट लाइन मोशन में भी पढ़े थे। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या था कि यही चीज़ जो स्ट्रेट लाइन मोशन में आपने देखा था, वहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट ए कांस्टेंट के लिए, ए कांस्टेंट पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास में जो मोशन आया था वो आया था फ्री फॉल मोशन। ठीक है, जहाँ पे एक किसी ऑब्जेक्ट को आप जस्ट छोड़ देते थे तो जैसे वो फ्री फॉल ऐसे मोशन करता था या इसके ऊपर ऐसे फेंकते थे तो जो ऐसा आता था वो। और आपको याद होगा तीन जैसे जो लॉज ऑफ मोशन है, सॉरी जो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है, S इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, और एक V इजिकल टू यू प्लस ए टी और एक वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन के तीन इक्वेशन हमने देखा था जो कि बहुत फेमस है और ए कांस्टेंट के लिए है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें ऐसा दिखा था कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब स्केलर इक्वेशन है, बट ये स्केलर इक्वेशन नहीं है, ये एक वेक्टर इक्वेशन है। वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ए कांस्टेंट के लिए वो जनरलाइज पार्ट है, जिसको आप क्या कर सकते हो, जो पहले पढ़े थे उसके साथ में आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो 1 डायमेंशन का मिल जाएगा। चलो लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं। इसमें कहा कि सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, जैसा कि था कि किसी ये एक्स वाई प्लेन में ये एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, इसने कहा इट्स एक्सलेशन ए इज कांस्टेंट। बस यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि एक्सलेशन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सलेशन कांस्टेंट है तो चीज़ें जो होंगी वो क्या क्या होगा, ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम द एवरेज एक्सलेशन विल इक्वल दिस कांस्टेंट वैल्यू। और कहा गया कि यदि ए कांस्टेंट है तो किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम में हम देखें तो ए का वैल्यू सेम आएगा, एवरेज आप देखोगे तब भी सेम आएगा क्योंकि वो तो बदला ही नहीं है ना। ए जो है थ्रू आउट जो है वो ए क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। ठीक है, और इसको आपको पता ही है कि जो बोल्ड से होता है यहाँ पे वेक्टर होता है, तो ए कांस्टेंट रहा है तो ऑब्वियसली उसमें एवरेज एक्सलेशन भी सेम ही रहेगा। ठीक है, नाउ लेट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी वी नॉट एट टाइम t0 एंड v एट टाइम t। मतलब किसी t इक्वल टू 0 पे उसकी जो वेलोसिटी है, हमें डायरेक्शन 2D में कहीं पे भी हो सकता है, वो है v नॉट। लेट्स से कि वो v नॉट वेक्टर है और जब t इक्वल टू हम नेक्स्ट सेकंड पे देखें तो ये कहीं पे ऐसे ऐसे मूव कर रही थी और नेक्स्ट सेकंड में हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है v, तो v वेक्टर जो है वो आफ्टर t है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल v माइनस इनिशियल v अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इनिशियल 0 से शुरू किया था तो ये हो जाएगा, तो v माइनस वी नॉट बाई टी हो जाएगा। तो यहाँ से v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी आ गया। ओके, एक्चुअली आपको ऐसे इसे ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो v वेक्टर है वो आप यदि u t और ऐसे v नॉट को u कहते हो तो u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी, दिस इज द इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा गया है। और ऑब्वियसली बात है कि ये यदि 2 डायमेंशन में यदि होगा तो सभी ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, जो वेक्टर क्वांटिटी v वेक्टर, u वेक्टर और a वेक्टर, इस सभी को आप जैसे v को ही लिखना है तो v को कैसे लिखोगे, तो v को ऑब्वियसली ऐसे लिखोगे vxi प्लस vyj, है ना, ऐसा लिखोगे। तो vxi प्लस vyj ऐसा लिखोगे तो v हमें मिल जाएगा। तो और उसी तरह से uxi और uyj लिखोगे, फिर a का दोनों कंपोनेंट लिखोगे। तो उसको यदि आप सेपरेट करते हो तो vx का वैल्यू ये चीज़ बन जाएगा, जैसे यहाँ पे v नॉट का x कंपोनेंट, यहाँ a नॉट का a का x कंपोनेंट इंटू टी vx हो गया, और इसका y कंपोनेंट होगा, इसका भी y कंपोनेंट ले लेंगे और इसका भी y कंपोनेंट इंटू टी लेंगे तो y कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 2 फॉर्मेट में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। इसमें कहा कि लेट अस नाउ फाइंड हाउ द पोजिशन आर चेंजेस विथ टाइम। अब चूंकि हमने ये तो देख लिया कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t क्या होगा वो तो हमें यहाँ पे दिख गया। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि पोजीशन कैसे हम देख सकते हैं। ठीक है, विद टाइम t वी फॉलो द मेथड यूज इन द 1 डायमेंशनल केस। लेट जैसे जो 1 डायमेंशन में था वैसे ही हम फॉलो कर रहे हैं। लेट r नॉट एंड r बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट टाइम o, मतलब 0 एंड t, एंड लेट द वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट बी v नॉट एंड v।
कहने का मतलब शुरुआत में उसका पोजीशन आर नॉट है और उसकी वेलोसिटी शुरुआत की वी नॉट है, फाइनल आफ्टर टाइम टी, है ना, इसकी पोजीशन आर है और इसकी वेलोसिटी वी है, ऐसा हमने मान लिया। अक्सर क्या होता है, जो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मैंने जो बताया उसमें हम इनिशियल पोजीशन को भी जीरो लेके चलते हैं, बट एनसीईआरटी में ये चीज़ लिया है, अपने पिछले चैप्टर में भी देखा है कि उसमें आर नॉट का वैल्यू जीरो नहीं है। आर नॉट का वैल्यू जीरो लेके अक्सर हम चलते हैं, आर नॉट का वैल्यू उसमें जीरो नहीं है, थोड़ा जनरलाइज है। ओके, तो ये चीज़ दे दिया। अब कहा कि देन ओवर दिस टाइम इंटरवल टी द एवरेज वेलोसिटी, यदि एवरेज वेलोसिटी हम देखें तो एक इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट था और फाइनल वेलोसिटी वी था, तो उसका एवरेज को वी नॉट प्लस वी बाई टू करेंगे, ऐसा कर देंगे। रिमेंबर कि ये स्केलर समेशन नहीं है, ये वेक्टर समेशन है, वी नॉट प्लस वी बाई टू, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया, है ना। तो द डिस्प्लेसमेंट इज द एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम इंटरवल। ऑब्वियस सी बात है कि यदि हमें एवरेज वेलोसिटी मिल गया तो कभी भी हम कोई चीज़ एवरेज निकालते हैं तो उसमें क्या करेंगे, एवरेज इंटू टाइम कर दोगे तो वही डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। तो इसको आर माइनस आर नॉट कह देंगे, क्योंकि ये इनिशियली ऑलमोस्ट, जैसे इनिशियली शुरुआत में ही आर नॉट पे था, तो आर नॉट पोजिशन पे से आर पे गया है ना, तो आर नॉट माइनस आर जो होगा वो नेट जो इसने चला है वो है, तो उसको एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं, वहाँ पर भी लिख देते हैं। एस इजकल टू यदि आप चाहो तो यू प्लस वी बाई टू इंटू टी लिखोगे तो आंसर सेम आएगा। यही चीज़ कन्वर्ट हो जाता है वी इजकल टू जब पुट कर देते हैं, वी इजकल टू यू प्लस ए टी जब हम पुट कर देते हैं तो यही हो जाता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, जो हम 9th क्लास से ही पढ़ते आते हैं, तो वही यहीं से ये एवरेज का कॉन्सेप्ट से आया है कि एवरेज इंटू टी, और ये डेफिनेटली आर नॉट के बाद क्या है, इसलिए आर माइनस आर नॉट लिखा हुआ है। आर नॉट का वैल्यू जीरो रहता तो आर इक्वल टू सिंपली हो जाता। अब इसमें क्या कर सकते हैं, वी के वैल्यू को पुट कर सकते हैं, जो कि वी नॉट प्लस ए टी है, अभी अभी हमने प्रूफ किया था यहाँ पे, उसको पुट किया इंटू टी कर दिया। अब यही चीज़ कन्वर्ट होके यही चीज़ आपका क्या हो जाएगा, जब हम ये पुट कर देंगे तो ये वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल ये जैसा आप पढ़ते हो कि ये क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ऐसा जैसा हो गया, बट यहाँ पे वेक्टर फॉर्मेट में है, तो यू को यहाँ पे अक्सर वी नॉट कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखना कि वी नॉट वैक्टर इंटू टी प्लस हाफ टाइम्स ऑफ ए वैक्टर इंटू टी है, ये आपका आर माइनस आर नॉट वैक्टर है। तो इसलिए आर वैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, आर नॉट इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गया हमारा जो फाइनल पोजीशन का हो गया टी टाइम के बाद में। इट कैन बी इजली वेरीफाइड दैट द डेरिवेटिव ऑफ द इक्वेशन 4.34 दैट इज डी आर बाई डी टी जो होगा गिव्स 4.3a। इट ऑल्सो सेटिस्फाई द कंडीशन दैट एट टी इजकल टू 0 आर इजकल टू आर नॉट। इक्वेशन इतना कैन बी रिटन इन द कंपोनेंट फॉर्म एज। अब इसको ऑब्वियसली बात है कि यदि ये आर है और इससे पहले आपने जो फॉर्मूला लिखा है वो लिखा है v इजकल टू वी नॉट प्लस ए टी, है ना, और ये वेक्टर का फॉर्मेट है, ये वेक्टर का फॉर्मेट है, और r आपके पास में यहाँ पे आया है r इजकल टू आर नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि आप यहाँ से यदि आप यहाँ जाना चाहते हो तो सिंपल डी आर बाई डी टी कर सकते हो, डी आर बाई डी टी कर सकते हो, ठीक है। और डी आर बाई डी टी करोगे तो करके देखो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन जो है वो काइंड ऑफ कांस्टेंट है, तो पहला पार्ट जीरो हो गया, प्लस यहाँ पे वी नॉट कॉन्स्टेंट है जो बाहर आएगा और टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये सीधे वी नॉट हो गया, प्लस यहाँ पे हाफ और ए बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो हाफ और ए को हमने बाहर कर दिया, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू टी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट प्लस ए टी आ गया, ये इक्वेशन आ गया। सेम चीज़ यहाँ पे कह रहा था, ठीक है, कि हम ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे बस ये बताया गया है कि टी इक्वल टू 0 जब करोगे तो पोजीशन आर नॉट पे है, तो ये वेरीफाई भी हो रहा है। दूसरा चीज़ भी वेरीफाई हो रहा है कि हमने जो यहाँ पे माना था कि टी इक्वल टू 0 पे वो आर नॉट पे है, तो इस पोर्शन में यदि आप टी का वैल्यू 0 पुट करोगे तो डेफिनेटली आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो आर नॉट के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेम चीज़ को कंपोनेंट फॉर्मेट में हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये कंपोनेंट फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे इसका r का यदि x कंपोनेंट निकालना है पोजीशन में, तो हम सभी का x कंपोनेंट लेंगे, तो x नॉट, इसका भी x कंपोनेंट इंटू टी, a का भी x कंपोनेंट इंटू टी स्क्वायर, और इसका यदि y कंपोनेंट लेंगे तो y नॉट, इसका y कंपोनेंट हो जाएगा, इसका भी y कंपोनेंट हो जाएगा, इसका भी y कंपोनेंट होगा। अक्सर हम ये चीज़ करके और वापस यहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है, अक्सर कैलकुलेशन के समय में ऐसा होता है। तो हमारे पास में दिख गया कि यहाँ पे ओके हम ये चीज़ क्या है, वेक्टर फॉर्मेट में है और हम उसका कंपोनेंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। वेक्टर को यदि आप अच्छे से समझ पा रहे होगे तो ये चीज़ बहुत आसान है। वेक्टर यदि आपका क्लियर नहीं हुआ होगा तो वेक्टर को रिवाइज करो, फिर से उस लेक्चर को देखो, ठीक है, उसको सॉल्व करो, उससे कुछ क्वेश्चन और फिर यहाँ पे आके देख सकते हो। चलो नेक्स्ट में कहा कि वन इमीडिएट इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वेशन 4.3v, इसका एक इमीडिएट इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, इज दैट द मोशन इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन कैन बी ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। देखो ये बहुत ही अच्छा सा बात कह दिया, और ये चीज़ को हम अभी आगे पूरे फिजिक्स में लगभग फॉलो करते रहेंगे। जहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स मोशन होगा उसको डिवाइड करके, है ना, उसको डिवाइड करके हम उसको सॉल्व करते रहेंगे। इसने कहा कि जो हमारे पास में एक इक्वेशन आया था कि आर वेक्टर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस वी नॉट वैक्टर इंटू टी प्लस हाफ टाइम्स ऑफ ए वैक्टर इंटू टी, ये जो एक इक्वेशन है ये एक्चुअली में उस 2 डायमेंशन के मोशन को पूरा रिप्रेजेंट कर रहा था जो एक्स वाई प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है ना, एक्स वाई प्लेन में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है कि नहीं। और हमने इस वाले को, इसको ट्रीटमेंट के लिए हमने ये कहा कि इसको ले लो, और ये एक स्केलर इक्वेशन आ गया, और यूं कह सकते हो कि ये कंप्लीटली एक्स डायरेक्शन में जो मोशन है उसको हमने देखा, और ये कंप्लीटली वाई डायरेक्शन में जो मोशन है उसको हमने देखा। जस्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में हम देखे थे वैसा आ गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 2 डायमेंशनल मोशन है उसको हम इंडिपेंडेंटली 2 सिंगल डायमेंशन में मोशन के फॉर्मेट में रिजॉल्व कर सकते हैं। उसी चीज को यहाँ पे कहा है ना। और ये कह रहा है कि मोशन इन अ प्लेन मतलब 2 डायमेंशन कैन बी ट्रीटेड एज, इसको ट्रीट कर सकते हैं एज 2 सेपरेट साइमल्टेनियसली 1 डायमेंशनल मोशन। 2 सेपरेट 1 डायमेंशनल मोशन और साइमल्टेनियसली भी हो रहा है एक ही समय में, है ना, क्योंकि दोनों का जो टाइम है वो सेम है, टाइम डिफरेंट नहीं है। उसका इनिशियल पोजीशन डिफरेंट हो सकता है, उसका इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट डिफरेंट हो सकता है, इनिशियल एक्सेलेरेशन तो थ्रू आउट कांस्टेंट है, तो दोनों कंपोनेंट क्या होगा वो अलग हो सकता है, बट दोनों का टाइम सेम है। इसलिए कहा कि साइमल्टेनियसली यदि हम उसको देखें तो मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन अलोंग द 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 2 डायमेंशनल मोशन को रिजॉल्व करके हम सॉल्व कर सकते हैं, और वो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। बस दोनों को जो बांध रहा होगा वो टाइम बांध रहा होगा। ओके, दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड इज यूजफुल इन एनालाइजिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन 2 डायमेंशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ऑब्जर्वेशन है। सिमिलर रिजल्ट होल्ड्स फॉर 3 डायमेंशन। ऐसा नहीं कि ये 2 डायमेंशन के लिए, 3 डायमेंशन यदि आता है तो 3 इंडिपेंडेंट क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन को हम डील करेंगे और उसको कंबाइन करेंगे तो वापस वो 3 डायमेंशनल मोशन रिजल्ट करेगा, है ना। द चॉइस ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कन्वीनियंट इन मेनी फिजिकल सिचुएशन एज वी शैल सी इन सेक्शन 4.10 फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। हम देखेंगे कि जो हमारा जो कन्वीनियंट चॉइस जो होता है 2 स्ट्रेट लाइन का, वो आपस में हम परपेंडिकुलर चूज करते हैं। तो उसको बताया है कि इसको हम जस्टिफाई भी करेंगे 4.10 में जब प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ब्रेक करने का, कि कोई भी वेलोसिटी है उसका परपेंडिकुलर में यदि हम ब्रेक करते हैं तो क्या हमें फ़ायदा होता है। ओके, सो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल, जैसे अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन एट t इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब ऑरिजिन से स्टार्ट किया है तो पहले ही एक चीज़ आपको मालूम चल गया कि इसका मतलब r0 का वैल्यू जो है वो 0 है, ऑरिजिन से स्टार्ट किया है तो। विथ द वेलोसिटी 5.0 i मीटर पर सेकेंड। अब देखो विथ द वेलोसिटी अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन विथ वेलोसिटी, इसका मतलब है v0 वेलोसिटी दे रखा है, और ये v0 का वैल्यू जो दे रखा है वो 5i है, ये भी ध्यान में रखें, ठीक है, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में हम बात करें। एंड मूव्स इन xy प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ दिस। एक्सेलरेशन वेक्टर भी यहाँ पे हमें दे रखा है, और वो दे रखा है 3i + 2j। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता ही एक्सेलरेशन का। इसमें कहा कि व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स x कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर, ठीक है। जब x 84 मीटर हो जाए तो उस समय y कितना होगा, एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, और उस समय स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या होगा। तो एक तो सिंपल सा तरीका है कि हम जो यहाँ पे ये देखे हैं इस इक्वेशन को लगा सकते हैं। यहाँ पे r0 गायब है, क्यों, क्योंकि r0 का वैल्यू यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे लिखो v0 t यदि लिखेंगे तो v0 का वैल्यू 5i दे रखा है तो 5i × t हो गया, हाफ टाइम्स ऑफ a ये दे रखा था, और t स्क्वायर यहाँ पे हमने ऐसा कर दिया, ये rt हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, i वाले पोर्शन को एक तरफ रख दो तो 5t + 1.5t² i,
और जे वाले पार्ट में 1t² है ना, जे वाले पोर्शन में यदि हम देखेंगे तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 1t² जे ऐसा बच गया, ये हो गया हमारा RT। डेफिनेटली इसमें यदि x पोजीशन देखेंगे तो यही होगा ना, तो दिस इज द x पोजीशन एंड दिस इज द y पोजीशन, तो ये y हो गया, ये दोनों टाइम का फंक्शन है, हमें दिख रहा है। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि जब x कोऑर्डिनेट 84 हो, तो x 84 हो जिस समय, मतलब इसका वैल्यू जब 84 हो जाए उस समय y कोऑर्डिनेट कितना है, उस समय ये y कितना है। तो आपको नहीं लगता कि इसको 84 रखते ही हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक टाइम आएगा, है ना, तो इसको सॉल्व करने से जो हमारा टाइम आएगा उस टाइम को हमें पुट कर देना है किस में, 1.t² में। ठीक है, तो हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना बहुत प्रिसाइज और बहुत बेहतरीन होते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आते हैं। तो हमेशा इसके एक्सरसाइज वाले, मतलब इसके जो ये जो प्रॉब्लम होते हैं ना एग्जाम्पल्स, वो करना जरूरी है। तो जिस समय 84 है उस समय टाइम क्या है ये हमें निकालना है, तो 5t + 5t² = 84 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में t का वैल्यू जो आएगा वो 6 आएगा। इसको आप पुट करके भी देख सकते हो, और नहीं तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा 1.5t² + 5t और -84 = 0, ये आ जाएगा। और यहाँ पे हम जो लगाएंगे जो -b ± √b² - 4ac/2a, ये जो होता है ये चीज़ हमारे पास में इसके अनुसार से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक, इसमें b क्या हो गया, ये 5 हो गया, a कितना हो गया 1.5 हो गया, c कितना हो गया -84 हो गया, है ना, सब चीज़ हमें मालूम है, पुट करेंगे 6 आ जाएगा। अब 6 के समय में y का वैल्यू कितना है, तो y जो था 1t² था, तो 6² करेंगे 36 मीटर, पहले का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट में क्या कहा था कि वेलोसिटी हमें निकालना है, मैग्नीट्यूड, तो मतलब स्पीड हमें पूछा है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को हम स्पीड कह सकते हैं। ठीक है, उस इंस्टेंट का स्पीड, क्योंकि एवरेज कहता तो हम अलग से निकालते, हमें चाहिए स्पीड। तो स्पीड हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसे ही इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे, और बिना इंस्टेंटेनियस कोई चीज़ बात करता है मतलब वो जैसे स्पीड बात किया तो मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हम देख चुके हैं। तो वेलोसिटी सिंपल dr/dt होगा, और हमें यहाँ पे मालूम था कि जो r था वो कैसा है, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो हो जाएगा। देखो r हमारे पास में कितना है, ये है ना 5t और 1.5t², और ये इतना। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे ही हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, ये 5t है तो 5 बाहर आ जाएगा, और t का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 + 1.5 × t² है तो 1.5 × 2t हो जाएगा। ये किस डायरेक्शन में हो गया, i डायरेक्शन में हो गया। प्लस यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, t² है तो 2t हो जाएगा, और ये हो जाएगा j डायरेक्शन में। एक्चुअली में यही वेलोसिटी आ गया। अब हमें क्या कहा था, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, किस टाइम में, जो यहाँ पे हमने निकाला था, और यहाँ पे टाइम क्या निकाला था 6 निकाला, तो इसमें 6 पुट कर देना है। तो ये क्या हो गया 5 + 1.5 × 2 × 6, ये j हो गया। ठीक है, और प्लस 2 × 6 ये i हो गया, और ये 2 × 6 क्या हो गया, j हो गया। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3/2 है तो ये हो जाएगा 5 + 1.5 जो हो गया 3/2, तो 2 से 2 ऐसे कैंसिल कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो 5 + 18 i हो गया। अब ओके, तो यहाँ पे हमें 6 पुट करना था, तो 6 जैसे ही पुट करेंगे तो ये 5 + 18 हो जाएगा, और जैसे ये 3/2 था तो 2 से 2 तो ये 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12j। ठीक है, तो यहाँ पे 5 + 18 कितना हो जाएगा, 18 और 2 20, और 23i हो जाएगा, और प्लस 12j हो जाएगा। अब इसका हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, और आपको मैग्नीट्यूड निकालने आता ही है कि यदि हमें कंपोनेंट फॉर्मेट में हो तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं। तो सिंपली हम उसमें क्या कर देते हैं, एक जगह पे जैसे ये 23 आया था उसका स्क्वायर और 12 का स्क्वायर का रूट अंडर करेंगे, ये लगभग 26 मीटर/सेकेंड आ जाएगा, तो स्पीड भी आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। 4.9 भी हम इसी में कंसीडर कर लेते हैं। इसमें वेरी बहुत ही शॉर्ट में ये चीज़ दिया है, बट ओके, रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशन में हम कैसे लिखेंगे। तो हम पहले से भी कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा, लेकिन मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल एडिशनल भी दिया था, तो अब टफ का बात नहीं है। तो इसमें कहा जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इंट्रोड्यूस्ड इन सेक्शन 3.7, जो हमने वहाँ पे देखा था स्ट्रेट लाइन में,
कैन बी ईजिली एक्सटेंडेड टू इंक्लूड द मोशन इन अ प्लेन, और 3 डायमेंशन में जो भी हमने वहाँ पे डेवलप किया था वही यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। और जो डेवलपमेंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो क्या था कि यदि 2 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ए एंड बी और मूविंग विद वेलोसिटी वी एंड वी बी, ए और बी से वेलोसिटी से मूव कर रही है ना, और ए और बी से यदि मूव करिए तो ए और बी दोनों किसी न किसी रेस्पेक्ट में हम बता रखे होंगे, और वो जो है वो एक कॉमन फ्रेम है। तो एक किसी कॉमन फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए और बी दोनों को देख रखें। तो अब यदि कोई पूछता है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए रिलेटिव टू बी, तो हम उसको लिखते हैं वी ए बी और उसको लिखते हैं वी ए माइनस वी बी। अब ये यहाँ तक जो स्ट्रेट लाइन मोशन था वहाँ तक तो ठीक था, वहाँ तक तो आप उसको क्या करते थे, जस्ट ये डिफरेंस आ जाता था, या ये डिपेंड करता था कि एलोंग में है या अपोजिट में है, तो ये प्लस या माइनस शिफ्ट हो जाता था। लेकिन यहाँ पे वेक्टर है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है वो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी होगा, और वेलोसिटी ऑफ ए भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा और बी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हम करेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस करेंगे, वो डिफरेंस हमारे पास में क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। ओके, अब ये वेक्टर फॉर्मेट में आप ध्यान रखना कि डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं। आपको बता दिया था कि 2 वेक्टर है तो इससे ऐसे यदि निकाल दें, और ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये ए माइनस बी होता है। ये सब चीज़ आपका कई बार चलेगा, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जब क्वेश्चंस आते हैं तो कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, आप चीज़ों को इमेजिन नहीं कर पाते हो कि क्या दिया गया है, किस डायरेक्शन में है, क्या करना है, ठीक है, तो वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी रिलेटिव टू ए यदि हम करेंगे तो बी रिलेटिव टू ए करेंगे तो क्या होगा, वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। ए रिलेटिव टू बी है तो ए माइनस बी था, ये सीक्वेंस याद रखना। देखो वी ए बी जैसे लिखा तो इसका मतलब ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, और वी बी ए जैसे लिखा तो बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, मतलब हमेशा पहले वाले का वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, और जिस सीक्वेंस में ये है उसी सीक्वेंस में हम इसको माइनस कर देते हैं, वी ए माइनस वी बी और वी बी माइनस वी ए। यहाँ पे सीधे दिख रहा है कि ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो वी ए बी इज जस्ट नेगेटिव ऑफ वी बी ए होगा ही, है ना, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। अब इसके एग्जाम्पल से हम चीज़ों को पहले समझ जाते हैं। जैसा इसमें कहा कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड, तो डेफिनेटली ये जो रेन की वेलोसिटी है वो विथ रिस्पेक्ट टू कुछ ग्राउंड होगा, है ना। हम कह सकते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया। देखो ये चीज़ बताया, ये वेलोसिटी ऑफ रेन ये डाउनवर्ड में ऐसे है, वेलोसिटी ऑफ रेन ये डाउनवर्ड में ऐसा है, ठीक है, और ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें दिया हुआ है ना, द वेलोसिटी ऐसा दे दिया। अब नेक्स्ट में कहा अ वुमेन राइड्स अ बाइसिकल विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट। तो जब भी ईस्ट टू वेस्ट कोई चीज़ कहता है तो आप यहाँ पे डायरेक्शन बना लो, हमेशा ऊपर नॉर्थ, नीचे उसके जस्ट अपोजिट में साउथ, अपने राइट साइड में, ठीक है, अपने राइट हैंड में ईस्ट लिखो और अपने लेफ्ट हैंड में वेस्ट लिख दो, ठीक है। तो राइट हैंड में ईस्ट और लेफ्ट हैंड में वेस्ट हो गया। अब ईस्ट से वेस्ट एक कोई बाइसिकल ऐसे जा रही है, तो बाइसिकल की वेलोसिटी जो हो गई वो वी बी ऐसे हो गई, और ये 12 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, ये 12 मीटर पर सेकेंड देख रहा है। डेफिनेटली ये किसी ने जो दिया है, ये दोनों का जो वेलोसिटी इसका दे रखा है 35 मीटर पर सेकेंड, और ये जो 12 ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, तो कॉमन के रेस्पेक्ट में हमने देख लिया। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच सी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। सबसे पहले हमें तो इसका मतलब कि जो वुमेन है उसको उसके रेस्पेक्ट में पहले रेन की वेलोसिटी हमें चाहिए, मतलब हम एक तरह से सीधे आ गया कि वेलोसिटी ऑफ जो रेन है वो जो वुमेन बाइसिकल से जा रही है जिसको वी बी कह रहे हैं वो बी के रेस्पेक्ट में हमें चाहिए, और ये वेक्टर निकालने के लिए हमें वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल करना पड़ेगा। अब वेलोसिटी ऑफ रेन ये वेक्टर दिया हुआ है और वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल ये दे रखा है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो इसका माइनस यहाँ पे आएगा, और हमें पता है कि पैरेलल में कहीं भी रख सकते हैं, तो ये और माइनस ये बराबर ये वाला पोर्शन हो गया। तो इसका मतलब ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से रेनिंग उसको दिख रहा है, मतलब किसको, जो बाइसिकल राइडिंग कर रही है ना, जो वुमेन कर रही है उसको, तो उसको जो रेन दिखेगा वो इस डायरेक्शन में दिखेगा, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, रेन यदि इस डायरेक्शन में दिखेगा तो छाता भी ऐसे ही रखना पड़ेगा, है कि नहीं। रेन इस डायरेक्शन में होगा तो छाता भी ऐसे ही रखना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है ना। तो अब हमें जब ट्रायंगल मालूम है तो आराम से हम निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल को यदि ध्यान से देखोगे तो ये ट्रायंगल आपको मालूम है और आपको थीटा निकालना है। एक्चुअली में ये 12 है और ये 35 है, और आपको ये एंगल थीटा निकालना है। जैसे ही ये थीटा निकालेंगे तो आप बता सकते हो कि उसके जो वर्टिकल लाइन है उससे उसे कितना एंगल पे झुकाना है, ठीक है। तो वो जो थीटा होगा वो tan इनवर्स से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली जो एंगल होगा वो tan इनवर्स ऑफ 12/35 हो जाएगा, ठीक है।
इस एंगल पे उसे क्या करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि ये किस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, और इसको जब हम देखते हैं तो ये लगभग 19 डिग्री के आसपास आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं थोड़ा सा एक ट्रिक बता दूं कि लगभग जैसे होता क्या है कि यदि छोटा एंगल हो, अप टू 20 डिग्री तक के लिए मैं बात करता हूँ, 20 डिग्री के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग रेडियन एंगल होगा वो कितना होगा, 20 इंटू π/180, और इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा अपॉन 9, तो ये हो जाएगा π/9, तो π/9 कितना आएगा, तो पाई का वैल्यू जो होता है वो खुद ही 3.14 आप ले सकते हो, और अपॉन 9 कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे सबसे पहले तो 0 आएगा, और उसके बाद 31 है, तो आप क्या लिखोगे, 327 हो जाएगा, 27 के बाद 4 आ जाएगा, तो इसमें फिर 4 आ जाएगा, 36 ऐसे करके फिर आगे ऐसे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे 0.34 जो है वो 20 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग आया है। तो होता क्या है कि जो tan ऑफ 0.34 होगा वो 20 डिग्री के बराबर होगा, मतलब रेडियन में tan थीटा बराबर थीटा आप लिख सकते हो यदि ये रेडियन में लिखा गया है तो यहाँ पे वही जो 0.34 है वो लगभग 20 डिग्री के आसपास है। तो 20 डिग्री के आसपास यहाँ पे आप 20 भी लिखते ना तो कोई दिक्कत नहीं होता, 20 आप पकड़ सकते हो रेडियन वाले पोर्शन में यदि आप देखते हो तो, ठीक है, कि tan थीटा इज इक्वल टू थीटा यदि थीटा रेडियन में है तो, ठीक है। तो इसमें कहा कि ओके जो वुमेन को है उसको 19 डिग्री विथ वर्टिकल टुवर्ड्स द वेस्ट, ऑब्वियसली बात है उसको छाता इधर रखना पड़ा था ना, अभी फिगर मैंने बताया था, जो छाता रखना पड़ा है उसको इस डायरेक्शन में रखना पड़ा है ना, कहाँ से, ये वर्टिकल से। ये कितना एंगल आया है, 19 डिग्री आया है, जो कि लगभग 20 डिग्री, तो 20 डिग्री उसे वेस्ट की तरफ झुकाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे एक चीज़ बात कह रहा है क्योंकि ये डिफरेंट सिचुएशन दे सकता है, तो यहाँ पे एक बात कहा कि नोट केयरफुली द डिफरेंस बिटवीन दिस एग्जाम्पल एंड एग्जाम्पल 4.1। एग्जाम्पल 4.1 द बॉय एक्सपीरियंस द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 वेलोसिटी while in the example of the woman experience velocity 4.1, एग्जाम्पल इतना 4.1, इन एग्जाम्पल 4.1 द बॉय एक्सपीरियंस द रिजल्टेंट वेक्टर इतना ऑफ द रेन रिलेटिव टू द बाइसिकल द वेक्टर डिफरेंस ऑफ द 2 वेलोसिटी। बॉय नहीं है, वुमन है, वुमन ऐसा एक्सपीरियंस करता है। ये 4.6 है। एक 4.1 जो यहाँ पे मोशन दिया गया है, 4.1 एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं कि 4.1 एग्जाम्पल क्या था। 4.1 एग्जाम्पल देखो इसमें क्या है, इसमें बताया था कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी वही दे रखा था। विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विथ स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट में ये विंड जाना शुरू कर दिया। इन विच डायरेक्शन शुड द बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। इस 4.1 और 4.2 में क्या डिफरेंस है, जस्ट इसको डिफरेंस को देखने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को मैं एक उस पे लाता हूँ, ठीक है। सपोज करो कि एक प्लेटफॉर्म पे दोनों को लाता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि दोनों में रिलेटिव और ये अलग क्या है, क्योंकि ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है जो हमने यहाँ पे सीखा है रिलेटिव में और इसमें। और इस केस में भी डेटा वही है, बट जो डिफरेंस है वो क्या है उसको हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दें तो बढ़िया रहेगा, इसी में आ जाएगा इस पेज में, ठीक है। ये दोनों केस है। अब इन दोनों केस में देखो कि डिफरेंस क्या है। एक में रेन फॉल हो रही है यहाँ पे डाउनवर्ड में 12, तो यहाँ पर भी डाउनवर्ड में रेन फॉल हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और इसका वैल्यू है 35, और यहाँ पे भी वो क्या हो रही है, डाउनवर्ड में फ्लो हो रही है और ये है 35 रेन फॉलिंग का रेट है, ठीक है। दूसरा, इस केस में विंड स्टार्ट ब्लोइंग, यहाँ पे विंड जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ में ऐसे ब्लो हो रही है, विंड स्टार्ट ब्लोइंग ऐसे, ठीक है, और इसका 12 मीटर पर सेकेंड दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक लेडी है, वो यहाँ इस डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू हो गई है, या उधर दौड़ रही है या साइकिल से जा रही है, राइड कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू दैट बाइसिकल, और यहाँ पे कहा गया है कि एक लड़का खड़ा है उसको क्या दिखेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ ना, जो रेन है उसको हवा उठा के ले गई, जो रेन है हवा उसको उठा के ले गई, और वो उठा के जो ले गई है उसको उसकी वजह से, है ना, जो रेन है उठा के जो ले रही जो
उसकी वजह से जो रिजल्टेंट है वो दोनों ऐड हो गया है, और इसलिए यहाँ पे एडिशन हमने कर दिया, और यहाँ पे एडिशन का जो वैल्यू आया है वो ऐसा आया है, और उसको डेफिनेटली अब जो 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 रुका हुआ है वहाँ पे उसको छाता यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि जो जो रेन है वो ऐसे फ्लो होना शुरू हो गया विंड की वजह से, सीधी नहीं है। यहाँ पे ये चलना शुरू हो गए थे, तो इसको रिलेटिव में रेन कैसा दिखा, वो ऐसा दिखा है, ऐसा दिखना शुरू हो गया इसको, इसमें विंड नहीं चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस लिया है क्योंकि रिलेटिव पूछा है, वेलोसिटी ऑफ रेन, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ जो ये बॉय नहीं है, बाइसिकल है, ठीक है, जो राइड कर रही है। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालें, इसलिए इधर छाता रखना पड़ा है। क्लियर? दोनों कंप्लीटली डिफरेंट डोमेन का क्वेश्चन है, दोनों एक डोमेन का क्वेश्चन नहीं है। उसी चीज़ को ये समझाने की कोशिश कर रहा था इसमें, है ना। वुमेन एक्सपीरियंस द वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू द बाइसिकल, बट एग्जाम्पल उतना में बॉय एक्सपीरियंस द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बॉय दोनों का रिजल्टेंट देख रही थी, जो लड़का था वहाँ पे बस स्टॉप पे, वो विंड और रेन के वेलोसिटी का रिजल्टेंट देख रहा था, और जो यहाँ पे वुमेन है वो क्या कर रही है, वो रेन को अपने रेस्पेक्ट में देख रही है, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस है, उस चीज़ को समझाया है, ओके। तो यहाँ पे हमने 4.9 तक 4.8 एंड 4.9 हमने पढ़ लिया। 4.8 में जस्ट यहाँ पे यदि हम समराइज़ करने की कोशिश करें तो हम दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पढ़े हैं। एक तो सबसे पहला चीज़ पढ़े हैं कि ए यदि कांस्टेंट हो तो क्या हम कर सकते हैं। तो ए कांस्टेंट के लिए जितने भी आपने फॉर्मूला पहले देखा था वो एक वेक्टर फॉर्मेट में, एस जो है वो ऐसा u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्चुअली में ये वेक्टर फॉर्मेट में है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी एक वेक्टर फॉर्मेट में है। और यदि v स्क्वायर करोगे तो v डॉट v इज इक्वल टू यू डॉट यू प्लस ए वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट एस, ये एक्चुअली में वेक्टर फॉर्मेट में ये इक्वेशन है जो आपके एनसीईआरटी में अपना सिंबल देता है। इसको v नॉट कह देता है, इसको तो a ही कहता है, इसको r कह देता है, तो इट इज ओके, ओके। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखा था कि हम 2 डायमेंशन मोशन को 2 सिंगल डायमेंशन मोशन में हम उसे क्या कर सकते हैं, मतलब कि कन्वर्ट करके और उसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 इंडिपेंडेंट सिंगल डायमेंशन मोशन में उसे हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये था। उसके बाद हमने रिलेटिव मोशन देखा था। रिलेटिव मोशन में कहा गया था कि कोई भी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछे तो आप सिंपली वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी लिख दो। बस ध्यान ये रखना चाहिए कि ए का मेजरमेंट और बी का मेजरमेंट किसी कॉमन फ्रेम पे किया गया है तो वो सी ही होना चाहिए। वो ग्राउंड हो सकता है, वो कोई एक हवाई जहाज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये रिलेटिव वेलोसिटी का एक पार्ट था, ठीक है, जिसमें वेक्टर डिफरेंस आता था। और ये दोनों चीज़ आप पकड़ में आ ले, जैसे रिजल्टेंट वेलोसिटी होना और वेक्टर डिफरेंस रिलेटिव होना, दोनों डिफरेंस है। जैसे इस एग्जाम्पल में कहा था, यहाँ पे रिजल्टेंट दिख रहा है, यहाँ पे रिलेटिव दिख रहा है। तो इस चीज़ को पकड़ में आप रखते हो तो ये बहुत ही बढ़िया ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 4.8 एंड 4.9 जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम 4.10 देखेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। आपको यहाँ पे जो जितना जो पार्ट ख़त्म हुआ है, एक और जो प्लेलिस्ट है जिसमें एनसीईआरटी के जो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको बिल्कुल एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज मैंने डिवाइड कर रखा है। अभी मैं जेई का भी करूँगा, बट जिस समय ये रिकॉर्ड हो रहा है उस समय जेई का नहीं है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, एक क्रैश कोर्स दिखेगा आपको नीट का, और उस वाले प्लेलिस्ट को आप यदि खोलोगे तो आपको इस टॉपिक का क्वेश्चंस पूरा दिख जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा जैसे आपको यदि दिखा दूं तो मैंने उस तरह का जो बना रखा है वो आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बता देता हूँ कि जब जो वहाँ पे दिखेगा वो इस तरह की चीज़ें दिखेगा। मैंने क्या किया था कि जो प्लेन मोशन है उसको पॉइंट में डिवाइड कर रखा था कि जो भी एनसीईआरटी के जो भी नीट में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो 4.2, 4.4, 4.5 तक के सारे क्वेश्चंस को इकट्ठे कर दिया था। 4.7, 4.8 को एक जगह कर दिया था, 4.9 को दूसरी जगह कर दिया था। आपको जस्ट शो कर दूं, आप जाके वीडियो देख लेना, ठीक है, कि जो हमने रिलेटिव मोशन पे जो यहाँ पे बात किया है और जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये वाला पोर्शन है। थोड़ा सा थ्योरी भी वहाँ पे डिस्कस होगा। 4.9 जैसा मैंने अभी पढ़ा दिया, आप इसी समय में जाके ये सारे कॉन्सेप्ट को भी एक बार देख सकते हो और ये जो क्वेश्चंस है ये पोर्शन को देख सकते हो वीडियो को उस तरह बढ़ा के। तो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल के लिए भी आ जाएगा, रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग में अच्छा खासा समय लगता है, ठीक है। तो आप इसको विजिट करके आप देख लो, आपको मज़ा आ जाएगा। और हम अभी नेक्स्ट में फिर हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। दो चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, एक प्रोजेक्टाइल और एक सर्कुलर मोशन। उसमें मैं कुछ एनिमेशन भी बताऊंगा। आप लोग इसको शेयर करते रहो,
लाइक करो और कमेंट्स भी करो, ठीक है। जो भी डाउट है मैं आपको जब भी समय मिलेगा आपको बताता रहूँगा, आप कमेंट्स में पूछते रहोगे, ठीक है। ओके, स्टडी वेल, बाय बाय।